दोस्तों वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करेंगे एलपी की वैकेंसी को लेके, किस प्रकार तैयारी करनी है, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए जिससे एग्जाम एक बार में निकल सके। उसके लिए आप सब लोगों के बहुत सारे डाउट देखने को मिल रहे हैं, जो कि कमेंट मैंने पूरा पढ़ा है और उसी आधार पर मैं आज आपको पूरी डाउट क्लियर करना चाहूंगा। चलिए शुरू करते हैं। तो एएलपी की वैकेंसी आने की पूरी संभावना है, तो उसके लिए तैयारी करनी ही पड़ेगी। तो इसके बारे में, स्ट्रेटजी के बारे में अगर हम बात करें तो शुरुआत यहीं से होती है कि हम फार्म भरते हैं। फार्म भरने के बाद में हम कुछ किताबें जुटाते हैं और भी स्ट्रेटजी की बात करें तो कौन कौन से सब्जेक्ट हैं उसके बारे में पता करते हैं, सिलेबस को पता करते हैं। जब ये सारी चीज़ें हमको पता चल जाती हैं तब हम उसके बारे में कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, कितना पढ़ना है, किसको कितना टाइम देना है, ये सारी बातें हम करते हैं। ये इम्पोर्टेंट बात है। बहुत से लोग अभी तैयारी करना शुरू किए होंगे, जो कि अभी पास हुए हैं, या कुछ लोग जो भी अभी तैयारी करना शुरू किए हैं। कोई भी तैयारी करते हैं वो जीरो से शुरू होती है। अगर अब आप तैयारी कर रहे हैं तो अगर सच्ची मेहनत से तैयारी करते हैं, एक टाइम टेबल मैनेज करते हैं और अपना स्ट्रेटजी बना के एक टारगेट स्टडी करते हैं तो आप एग्जाम जरूर निकाल पाएंगे। फॉर्म हर कोई भरता है, लेकिन एग्जाम निकालने के लिए आपको कुछ अलग करना होगा, और जो कि आपको इसके लिए किसी ना किसी की गाइडेंस की जरूरत चाहिए जिसने ये काम किया हो। तो आज इसके लिए हम कभी पीछे नहीं हटेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप पूछ सकते हैं बेझिझक। और इसके लिए देखिए, कोई भी एग्जाम करने के लिए सबसे पहले उसका पैटर्न आपको पता होना चाहिए, एग्जाम क्या पूछता है। उससे एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आपको एक टारगेट स्टडी रेलवे एग्जाम के जो एग्जाम लेवल है उसी के हिसाब से पढ़ना होगा। उसके लिए आपको स्ट्रेटजी बनानी होगी, उसके लिए सिलेबस को लिखना होगा और पर्टिकुलर सब्जेक्ट को आपको समय देना होगा। का जो हमने पैटर्न दिया था 2018 की जो वैकेंसी थी, उसका पैटर्न मैं आपको आज पूरा बता देना चाहता हूँ। किस प्रकार पैटर्न था, क्या था। सबसे पहले CBT 1 होगा। CBT 1 में मैथ आएगा, रीजनिंग आएगी, जनरल साइंस आएगी, करंट अफेयर आएगी और GS आएगी। इसके लिए आपको किस प्रकार तैयारी करनी है, कैसे पढ़ना है, वो उसके बारे में पूरा डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करता हूँ मैं मैथ की। मैथ को आप कहीं से भी पढ़िए, अगर आप पूरा पहले उसका वीडियो लेक्चर देखिए, क्योंकि वो आप देख लेंगे। उसके बाद आप क्वेश्चंस पे आइए। क्वेश्चंस के लिए अपना मैथ का बुक ले लीजिए, जो कि रेलवे के एग्जाम से रिलेटेड मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आप SD यादव बुक लेते हैं तो बेस्ट बुक रहेगी, और SD यादव बुक लगाइए, क्योंकि इसमें हर टॉपिक वाइज क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और ये टू द पॉइंट रेलवे का लेवल है। इसमें ज्यादा हाई लेवल का क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि आपको एग्जाम निकालना है, ना कि आपको PhD करना है उसके बारे में। तो उसके लिए आपको ये बुक सबसे बेस्ट बुक है, इसको लीजिए। और उसके बाद में आ जाइए प्रैक्टिस सेट पे। दोस्तों, प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। जितना आप अपने हाथ से क्वेश्चन करेंगे उतना आप कंसेप्ट क्लियर करते चले जाएंगे और आप बहुत लोगों से आगे छट जाएंगे, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आपको कोई भी क्वेश्चंस एक बार में, दो बार में वीडियो में देखने के बाद स्टूडेंट छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं है, अपने हाथ से चाहे आप पर वो आता हो क्वेश्चन, उसको एक बार जरूर करना है। इससे आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। मैथ का इतना ही करना है, पहले वीडियो लेक्चर देखिए, मैथ की बुक सॉल्व कीजिए और उसके बाद प्रैक्टिस सेट लगाइए। प्रैक्टिस सेट के लिए यूथ कंपटीशन का प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं। और बात करें बस है, इसमें आपको सबसे पहले मान लीजिए परसेंटेज पढ़ते हैं तो परसेंटेज से आपके कई सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। उसी प्रकार आपको पढ़ना होगा, टाइम एंड डिस्टेंस पूरा समय देना होगा हर क्वेश्चन पर। और इसके लिए आप ये सिलेबस है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें अटकते हैं उन क्वेश्चनों पर ज्यादा समय दीजिए। जो क्वेश्चन आपको आते हैं वो तो आपको एक बार करने के बाद छोड़ ही देना है, क्योंकि आप कर सकते हैं। जिनमें आप फंसते हैं उसी को आप ज्यादा टाइम दीजिए। दोस्तों, अगर रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में बहुत से क्वेश्चन हैं जो अब आने लग गए हैं, जैसे कि डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आने लग गए हैं। ये पहले SSC में ज्यादा पूछा जाता था, अब इसमें भी देने लग गए हैं। और आप ये भी देखिए कि ALP का पेपर हो सकता है जो हुआ था 2018 में, वो थोड़ा सरल आया हो, तो उसके बाद में भी पेपर हुए हैं। जैसे कि NTPC का पेपर देख सकते हैं आप, तो NTPC में जो लेवल आया है वो ALP के लेवल से थोड़ा ज्यादा आया है। तो आपको सारे के सारे रेलवे के एग्जाम जो है उनके क्वेश्चन को लगाने ही लगाने होंगे। दोस्तों, रीजनिंग में आपको डिसीजन मेकिंग वाले क्वेश्चंस पे ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये वाले क्वेश्चंस आपको लगता है आप सही है, लेकिन इस पे आप अगर प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस से ही आप ये क्वेश्चन कर पाते हैं। रीजनिंग के लिए जितना प्रैक्टिस हो सकता है उतना करिए। कोई भी बुक उठाइए अपने पास, और खासकर ये यूथ वाली बुक लेंगे प्रीवियस ईयर, इसमें जो ALP में पूछे गए थे, ग्रुप D में पूछे गए थे, और जो कि पिछले 2 ग्रुप D एग्जाम हुए उनमें सब में पूछे हुए क्वेश्चन
एएलपी की सारी शिफ्ट हुए, एनटीपीसी का सारा क्वेश्चन इसमें दिया गया है। इससे आपको आइडिया हो जाएगा क्या पूछता है। तैयारी कर रहे हैं वो अभी समय को नहीं देखें, वो अपना सिलेबस पूरा करें और कंसेप्ट क्लियर करने की ओर सोचे। जो तैयारी कर चुके हैं, 1 बार 2 बार सिलेबस कर चुके हैं, वो टाइमिंग की ओर जाए। पहले जो तैयारी कर रहा है वो कंसेप्ट क्लियर करे और जितना हो सकता है प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस से ही आप रीजनिंग में ज़्यादा कुछ नहीं करना है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आप अच्छा कर पाएंगे एग्जाम में। जनरल अवेयरनेस की बात करें तो ये चीज़ देखने को आई है कि एएलपी के टाइम में जो जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन थे वो काफ़ी कॉमन क्वेश्चन आते थे, और कुछ शिफ्ट में होता है कि क्वेश्चन काफ़ी सरल आते हैं, कुछ शिफ्ट में काफ़ी ज़्यादा टफ क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें ध्यान देने वाली बात जो है वो ये है कि जो क्वेश्चन का लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर चला गया है, और इसमें जैसे क्वेश्चन आते हैं कि करंट के क्वेश्चन ज़्यादा आ जाएंगे, वो अवेयरनेस में ही आएंगे लेकिन करंट के क्वेश्चन आएंगे, स्टैटिक जीके जिसको बोलते हैं। और उसमें जैसे संस्था आ गई या किस चेयरमैन की नियुक्ति किस विभाग में हुई है, इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं ये ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। करंट अफेयर में हम खेल जगत की बात करें तो खेल जगत के जो क्वेश्चन होते हैं वो कुछ आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो ऐसे खेल होते हैं जो भारत में ज़्यादा बहुत लोकप्रिय नहीं होते हैं। जैसे लोकप्रिय होते हैं लेकिन जैसे क्रिकेट के लेवल के नहीं होते हैं, जैसे आपका मुक्केबाजी हो गया। और ये वो भी इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि कोई वर्ल्ड कप नहीं पूछा जाएगा, एक छोटा सा कोई ग्रैंड प्रिक्स हो गया, इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। या महिला मुक्केबाजी के बारे में भी पूछ लिया जाएगा, जिस पर लोगों का फोकस बहुत कम होता है, और वो क्वेश्चन आपको मिलेंगे करंट अफेयर पढ़ेंगे तो, और वो क्वेश्चन आते हैं। बात करते हैं CBT 1 के बाद CBT 2 की। CBT 1 और CBT 2 में कितना गैप रहेगा पहले तो ये बता देता हूँ। जब भी रिजल्ट आएगा उसके बाद में, रिजल्ट आने के बाद ये डिपेंड करता है वैकेंसी पे कि कहीं उसमें क्वेश्चंस गलत आते हैं तो बहुत सारे लोग उसको दोबारा फाइल करते हैं, जिससे काफी समय लगता है दूसरा रिजल्ट आने में। तो उसके लिए CBT 1 और CBT 2 का गैप कोई डिसाइड नहीं है कि कितना रहता है, लेकिन आपको एनफ समय मिलेगा तैयारी करने के लिए। और उसका CBT 1 और CBT 2 से आपको एक बेनिफिट और है कि जब भी आप तैयारी करेंगे तो CBT 1 में जो सिलेबस आया था वही सिलेबस दोबारा आपको CBT 2 के पार्ट ए में देखने को मिलेगा। उसके लिए आपको केवल 2 एक्स्ट्रा सब्जेक्ट पढ़नी पड़ेंगी, एक बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग होती है और दूसरा टेक्निकल ट्रेड, जो भी आपकी टेक्निकल ट्रेड है वो पढ़ना पड़ेगा। और पार्ट टाइम में बेसिक साइंस इंजीनियरिंग के साथ में ये इंजीनियरिंग ड्राइंग भी होती है, वो भी आपको पढ़ना पड़ता है। साथ में IT लिटरेसी होती है, वो भी आपको पढ़ना पड़ता है। तो ये कुछ जो है सब्जेक्ट वो बढ़ जाते हैं। और आपको मैं इसके बारे में बताऊं तो अगर आप अच्छे से मेहनत करके पढ़ रहे हैं और CBT 1 आप निकाल लिए हैं, जो CBT 1 के टाइम में आप जो प्रैक्टिस किए हैं वो प्रैक्टिस आपकी काम आने वाली है, क्योंकि आप CBT 2 के टाइम में इन चीज़ों पर फोकस करेंगे, टेक्निकल के ऊपर फोकस करेंगे। 2 के टाइम में आपको कुछ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट हैं जैसे बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग, ये पार्ट ए में आती है। पार्ट बी में आपको मिलेगा टेक्निकल। तो आपको उस टाइम पे इन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, टेक्निकल ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। टेक्निकल के अलावा अगर फिजिक्स या मैथ आप ले लिए तो उसको ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। 10+2 में लोग फिजिक्स और मैथ ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो इसके लिए क्या जरूरी है कि आप CBT 1 की जो आपकी प्रैक्टिस है वो आपको सहायता करेगी। मेरे साथ में भी यही हुआ था कि जो CBT 1 की जो प्रैक्टिस थी वो CBT 2 के टाइम में काफ़ी ज़्यादा फायदा की, क्योंकि टेक्निकल के पढ़ने के समय इतना टाइम नहीं मिलता था। दोस्तों एक बात बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाली है, और वह बात यह है कि हम लोग के टाइम में जब ये ALP का एग्जाम हुआ था तो या ग्रुप D का एग्जाम हुआ था तो उसमें 1.5 गुना लोगों को चयन किया गया था। और जैसे इसमें तो होता क्या है कि आपको सेकंड स्टेज के बाद में 8 गुना लोगों को चयन किया जाता है, और साइको में 8 गुना लोगों को बैठाया जाता है, और जब फाइनल में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में 1.5 गुना लोगों का चयन होता है। लेकिन अब ये सरकार क्या कर रही है कि जितने भी ALP और टेक्नीशियन के 1.5 गुना छात्र जो कि वेटिंग लिस्ट में हुआ करते थे वो सारी वैकेंसी क्लियर कर दे रही है। इस वजह से अब क्या करेगी, जितनी भी वैकेंसी आएगी वो 100% ही आएगी। NTPC में भी यही हुआ है, 100% लोगों को ही चांस दिया गया है, अलग से वेटिंग लिस्ट नहीं बनाई जाएगी। तो टेक्नीशियन के बारे में अगर बात करें तो टेक्नीशियन और ALP की वैकेंसी साथ में आती है। अंतर क्या पड़ता है, जो ALP होता है वह तीसरा स्टेज बैठता है जिसमें साइको टेस्ट होता है, जबकि टेक्नीशियन में साइको टेस्ट नहीं होता है। और टेक्नीशियन की वैकेंसी भी जो आती है वो 2 तरीके की आती है। एक वैकेंसी आती है कि कुछ PCM वाले होते हैं जो 10+2 किए होते हैं, यानी कि वो 12वीं पास करके और उनके सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ होते हैं। तो इस वजह से उन लोगों को कुछ 2 पद होते हैं जो सिग्नल एंड टेलीकॉम डिपार्टमेंट होता है। तो उसमें एक टेक्नीशियन इन सिग्नल जिसकी कैटेगरी नंबर है 134 और कैटेगरी नंबर 136 होती है टेक्नीशियन इन टेलीकॉम, और दोनों का डिपार्टमेंट एक ही है, टेक्नीशियन एंड टेलीकॉम डिपार्टमेंट। तो उसके लिए जो वैकेंसी आती है वो बहुत ही कम पोस्ट आती है, और उसकी जो कट ऑफ होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा जाती है। तो CBT 1 तो क्वालिफाई नेचर का होगा ही, उसमें मेरिट बनेगी, उसमें अगर आप क्वालिफाई करेंगे तो आप CBT 2 के लिए
जाएंगे, लेकिन जो 10+2 वाले होते हैं उनके चांसेस काफ़ी कम होते हैं। तो इसलिए क्या करना है कि आपको पूरी जान लगा देनी है, क्योंकि इसका जो कट ऑफ जाता है वो लगभग 91-92 नंबर तक जाता है। आप ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए बहुत ही बड़ा मौका रहेगा। आप RRB भुवनेश्वर से डालिए। RRB भुवनेश्वर में क्या होता है कि ये क्षेत्र है, यहाँ पर आपको ST कम्युनिटी के लोग कम मिलेंगे, जबकि SC कैटेगरी के लोग ज़्यादा मिलेंगे। तो ST कैटेगरी में आप डालेंगे तो यहाँ पर आपका होने का चांस बढ़ जाएगा और यहाँ की कट ऑफ भी कम जाती है। मैं प्रेफर करूंगा अगर आप अपना लोकल वोट डालते हैं तो वो बेस्ट रहेगा। अगर आप बाहर जॉब देखने के लिए इच्छुक हैं तो आप भुवनेश्वर या गोरखपुर कहीं भी डाल सकते हैं। अगर आप लोकल हैं तो अपना लोकल वोट डालिए और थोड़ा सा मेहनत कीजिए। 1-2 नंबर का डिफरेंस रहता है, ज़्यादा कुछ डिफरेंस रहता नहीं है। इसके लिए आपको मेहनत करना होगा लगकर। लेकिन दोस्तों ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि यहाँ पर जो कट ऑफ जो होता है वो दशमलव के बाद में 4 अंकों तक का बनता है और यहाँ पर 0.0017 नंबर से लोग रुक जाते हैं। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। और ये बात ध्यान रखने का मतलब ये है कि आप शुरुआत से ही मेहनत कीजिए और ये सोचिए कि आपको ऐसी नौबत आने ही ना पाए, क्योंकि जब इस तरह की नौबत आएगी तो आपको काफ़ी समय तक रुकना पड़ेगा और अब तो रुकने का भी चांस नहीं है, क्योंकि अब वेटिंग लिस्ट खत्म कर दी गई है।